नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हरिद्वार में 250 करोड़ की पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी नींव। सीएम धामी भी रहे मौजूद। दुनिया का सबसे बड़ा होगा गुरुकुल। पूर्व सीएम हरीश रावत की पदयात्रा। बढ़ती बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर है हमलावर। राज्य में 93,000 हैं पद रिक्त। उत्तराखंड में मूल निवास और स्थायी निवास का मुद्दा पकड़ रहा तूल। कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी। बोली कांग्रेस प्रदेश का मूल निवासी मांग रहा है। जोशीमठ में 10 दिनों से ठमक कलगोट गांव के ग्रामीण धरने पर। इस दौरान किया सद्बुद्धि महायज्ञ। प्रशासन गांव की सड़कों की समस्याओं को कर रहा अनदेखा। केरल से गंभीर अपराध को अंजाम देने आया रिजाज जोलीग्रांट। पुलिस ने किया गिरफ्तार। लड़की के अपहरण की थी साजिश। तेजाब से जलाना चाहता था आरोपी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के हरिद्वार में स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुकुलम और आचार्य कुलम की आधारशिला रखी। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और योग गुरु बाबा रामदेव मौजूद रहे। योगपीठ के 29वें स्थापना दिवस, महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शानंद की जयंती के अवसर पर पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास किया गया। बाबा रामदेव के मुताबिक स्वामी दर्शनानंद ने 118 साल पहले 3 बीघा जमीन, 3 ब्रह्मचारी और 3 चवन्नियों के साथ गुरुकुल की शुरुआत की थी। उन्हीं के नाम पर गुरुकुल का मान स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय रखा गया है। इसके अलावा यहां लगभग 250 करोड़ की लागत से आचार्य कुलम की शाखा स्थापित की जाएगी, जिसमें लगभग 5,000 बच्चे हैं डे बोर्डिंग का लाभ ले सकेंगे। आचार्य कुलम में सुबह 8 से 5 बजे तक बच्चों को भारतीय सनातन अध्यात्म योग के साथ साथ आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी सहित दुनिया की 5 भाषाओं का ज्ञान बच्चों को दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी गुरुकुल के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे। बाबा रामदेव ने कहा कि हरिद्वार और ज्वालापुर के लोगों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाला सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा। वहां स्थानीय लोग बहुत कम कीमत पर कार्यक्रम का आयोजन कर सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून स्थित डिस्पेंसरी रोड से गांधी पार्क तक पदयात्रा निकाली। ये यात्रा उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर निकाली है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए रावत ने कहा कि दुनिया की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भारत में है और भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर उत्तराखंड में है, जो मौजूदा वक्त में 9% से ऊपर है। उन्होंने कहा कि 93,000 के करीब राज्य की नौकरियों में पद रिक्त हैं। रावत ने बताया कि पिछले 6-7 वर्षों से सरकारी विभागों में भर्ती का नाटक किया जा रहा है, जबकि भर्ती की नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे जाहिर हो जाता है कि राज्य सरकार का नौजवान विरोधी चेहरा है। देश में बढ़ रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर भारत में है और भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वृद्धि दर उत्तराखंड के अंदर है, जो 9% से ऊपर है। इस समय 93,000 के करीब तो सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। यदि उपनल के पदों को निकाल दें तो 70-75,000 के करीब ये पद रिक्त पड़े हुए हैं। पिछले 6-7 साल से भर्तियों का, सरकारी विभागों में भर्तियों का नाटक किया जा रहा है और भर्तियां की नहीं जा रही हैं और किसी न किसी बहाने, कभी नकल के बहाने तो कभी अकल लगा करके, कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहाने से जो है उन भर्तियों को टरकाया जा रहा है। पर जहाँ इम्तिहान हो गए हैं उनके रिजल्ट निकल नहीं रहे हैं।
देहरादून में बीते दिन संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में मोर्चा के अध्यक्षों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। वहीं बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य ने कहा कि बैठक में हमें पार्टी ने बहुत सारे निर्देश दिए हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्तियों तक पहुंचे, इस पर काम किया जाना है। साथ ही प्रदेश में अनुसूचित जाति बस्तियों में संपर्क अभियान चलाया जाएगा। अम्बेडकर छात्रावास में जाकर हम संवाद कार्यक्रम रखेंगे। देखिए, कल जो हमारी संयुक्त मोर्चा की जो हमारी बैठक हुई है उसमें बहुत सारे हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं और उस निर्देशों का एक ही आह्वान था कि समाज के बीच जाकर के समाजों की जो आज भी जो लोग लाभ लेने के लिए अलग अलग, क्योंकि हर प्रदेश का हर व्यक्ति आज लाभार्थी है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति किसी लाभों से वंचित आपको दिखाई देता है उस तक उसका अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जाए। अनुसूचित जाति में प्रत्येक बस्तियों में संपर्क का अभियान चलाया जाएगा बृहद स्तर पर। साथ ही साथ जो अम्बेडकर छात्रावास हैं उन अम्बेडकर छात्रावासों पर भी हम लोग अम्बेडकर छात्रावासों में जाके छात्राओं से सीधे संवाद, युवा संवाद के रूप में हम लोग उनके बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। देहरादून नगर निगम में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। सफाई कर्मचारियों के वेतन में फर्जीवाड़े पर पार्षदों के साथ साथ अधिकारियों और सुपरवाइजरों पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि 5 सालों तक नगर निगम के वित्त नियंत्रण ने सफाई कर्मियों का वेतन स्वच्छता समितियों के खाते में जारी किया है, लेकिन कभी भी सफाई कर्मियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। इस बात को लेकर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि इस मामले पर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सर्वे का काम कर रिपोर्ट ली जा रही है। उन्होंने बताया कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी से इसमें रिपोर्ट ली जा रही है, उनके द्वारा सर्वे का काम कराया जा रहा है। यद्यपि मेरे संज्ञान में भी ये मैटर अखबार से ही आया है कि ये जो भी डेटा प्रस्तुत हुआ है, मुझे अभी आधिकारिक रूप से उनके द्वारा कोई डेटा भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैंने उनसे आख्या मांगी है इस पर। जैसे ही उनके द्वारा आधिकारिक आख्या मुझे मिलती है तो उसको प्रशासन महोदय का डिस्कस करके नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन पे विचार किया जाएगा। डोईवाला शुगर मिल में शुगर मिल मजदूर संघ ने डोईवाला की शुगर मिल के बेहतर संचालन, अच्छी रिकवरी के लिए मिल के ईडी डीपी सिंह को सम्मानित किया है और शुगर मिल में 42 साल सेवा देने के बाद अशोक शर्मा को पद से रिटायर होने पर उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया है। इस दौरान मिल के अधिशासी अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि कर्मचारियों, श्रमिकों और मिल के अन्य अधिकारियों के सहयोग से ही मिल के सफल संचालन को किया जा रहा है। फैक्ट्री में अच्छी रिकवरी हो सके और अच्छी क्वालिटी की चीनी का उत्पादन हो सके, जो कि क्षेत्र के गणमान्य लोगों और शुगर फैक्ट्री के प्रत्येक कर्मचारी के सहयोग से ही संभव हो सकेगा। डोईवाला शुगर फैक्ट्री के संचालन में पूरा प्रयास किया जाता है, इसमें सभी का सहयोग रहता है और शुगर फैक्ट्री अच्छी चल रही है। इसमें सभी लोगों का सहयोग और आशीर्वाद है। मेरा द्वारा हमेशा प्रयास किया जाता रहेगा कि जिस तरीके से डोईवाला शुगर फैक्ट्री की स्थापित कर रही है आगे भी बना रहे। फैक्ट्री को मेरी अगर कहीं भी जरूरत पड़ी तो मैं हर समय आने के लिए तैयार हूँ, कभी भी बुला सकते। कैसा कटे ये 42 साल मिल में? 42 साल जो बहुत बढ़िया कटे, बहुत बढ़िया, मेहनत भी बहुत करी और ये 42 साल कटे ही बहुत बढ़िया मेहनत के हिसाब से। जोशीमठ में विगत 10 दिनों में डुमक कलगोट गांव के ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं इसी को लेकर ग्रामीणों ने एक सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन भी किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों का कहना है कि शासन और प्रशासन गाँव की सड़क संबंधित समस्या को लेकर अनदेखा कर रहा है। 2007-8 में पूरे उत्तराखंड में 88 सड़कें मंजूर हुई थी, जिसमें से हमारी सड़क भी थी। 87 सड़क पूरे उत्तराखंड में पूरी हो गई। केवल हमारी वाली सड़क को लटकाया गया, अटकाया गया, भटकाया गया और आज भी यही सब कुछ चल रहा है। और इसमें जो है पूरा विभाग और पूरा जिला प्रशासन भी इसमें संलिप्त है, इसलिए और सरकार के नुमाइंदे भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने आज एक इन लोगों को सद्बुद्धि आए, इसलिए सद्बुद्धि यज्ञ किया है। 100 पर बैठी में और मैडम मेरी और लोग नहीं देखी। हमारा बच्चा बहुत परेशान से, हमारा बालक बहुत परेशान मती होकर
हमने रोड से न मुने और कुछ नहीं थे न मुने रोड से नहीं हमने सरकार रोड ठग बनोते हमने सरकार बोझी बोते ओनी ओनी पर को ओनी को गए और कने नहीं ओनी हमने रोड से नहीं डुमक गोमा रोड से नहीं हमने। केंद्र में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने के लिए उत्तराखंड बीजेपी लगातार रणनीति में जुटी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इन दिनों दीवार लेखन और पार्टी के चुनाव चिन्ह की पेंटिंग करके लोगों से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद में जुटे हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने दीवार लेखन के बाद कहा कि पूरा देश भाजपामय हो गया है। उन्होंने कहा कि कमल का निशान धार्मिक निशान है, पूरा संसार कमलमय हो रहा है। कमल के फूल पर लक्ष्मी जी विराजमान है। उन्होंने कहा कि भारत में अब टूरिज्म बढ़ाने जा रहा है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। नॉर्थ और साउथ कोरिया, इंडोनेशिया से मलेशिया, कंबोडिया से लोग अयोध्या आएंगे। संसार कमलमय हो रहा है और कमल का फूल जो है आपको पता है लक्ष्मी कमल के फूल पर बैठ के ही प्रकट होती है और हमारे लिए बहुत ही कमल का जो निशान है बहुत शुभ निशान है। भारत के लिए धार्मिक निशान भी है, शुभ निशान भी है और निश्चित रूप में जो भारत के अंदर इस समय आप टूरिज्म देख रहे हैं बढ़ने जा रहा है और खासकर अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पर बनेगा। निश्चित रूप में ये टर्न हो जाएगा, डोमेस्टिक जो है इंटरनेशनल में टर्न हो जाएगा। तो निश्चित रूप में वहाँ पर नॉर्थ साउथ कोरिया से और अनेक स्थानों से, इंडोनेशिया से, कंबोडिया से, क्योंकि राम का प्रभाव पूरे साउथ एशिया में रहा। अगर आप म्यांमार में जाएंगे तो वहाँ भी राम किंग करके और राम की कथा दिखाई जाती है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होगा, जिसको लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। वहीं उत्तराखंड के चमोली में दसोली ब्लॉक के दर्जनों गांव में महिलाओं ने अक्षत कलश की भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान ग्रामीणों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। स्थानीय ग्रामीणों ने अपने अपने गांव में मंदिरों में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया, जहां राम भक्तों की टोली ने ग्रामीणों को अयोध्या चलने के लिए निमंत्रण दिया। केरल से गंभीर अपराध को अंजाम देने वाले रिजाज नामक युवक उस वक्त पुलिस की गिरफ्त में आ गया जब स्थानीय लोगों और पुलिस को ये भनक लगी और तुरंत ही पुलिस ने एक्शन लिया। डोईवाला के जोलीग्रांट हिमालयन हॉस्पिटल में कार्यरत स्थानीय लड़की का अपहरण करने की कोशिशों में नाकाम होने पर रिजाज लड़की का तेजाब से जलाना चाहता था, लेकिन लोगों की सतर्कता से जोलीग्रांट पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले ही कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को पकड़ लिया। आज कोर्ट में पेश कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग बोले कि आरोपी को मिले कठोर सजा ताकि देवभूमि की शांतवादियों में न पनप सके अपराध। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। बीजेपी के मोर्चा की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है। आने वाली 7 तारीख को बीजेपी बड़ी बैठक का आयोजन करेगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री समेत तमाम पदाधिकारी बैठक में प्रतिभाग करेंगे। ये बैठक आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी संगठन के कार्यक्रमों के निर्धारण के लिए 7 जनवरी को देहरादून में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदगण, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट मंत्रियों सहित कुछ वरिष्ठ नेता इस बैठक में भाग लेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं, क्या क्या कार्यक्रम हो सकता है, इसके निर्धारण के लिए पूरे दिन भर जो है इस पर मंथन चलेगा। प्रातः 10 बजे से बैठक प्रारंभ होगी, शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक बैठक चलेगी। उत्तराखंड स्थित 4 धामों में शीतकालीन पूजा स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि यहां सर्दियों में भी अधिक से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर सके। इसके लिए शीतकालीन स्थलों पर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड 4 धाम तीर्थ महापंचायत को
सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे की ओर से यह आश्वासन दिया गया है। महापंचायत के प्रतिनिधि मंडल ने सचिवालय में सचिव पर्यटन से मुलाकात की है। बैठक में तय हुआ है कि शीतकालीन पूजा स्थलों में महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। इसमें चारों पीठों के शंकराचार्य के साथ संतों को भी आमंत्रण किया जाएगा। शीतकालीन पूजा स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु आ सके। पर्यटन सचिव से हमारी वार्ता के क्रम में ये हुआ है कि जल्दी पर्यटन विभाग जो है इस पहल को आगे बढ़ाएगा और चारों धामों में अलग अलग दिन जो है तिथि अभी तय होगी। एक महोत्सव का पर्यटन विभाग एक महोत्सव आयोजित करेगा तीर्थ यात्रियों को खींचने के लिए। इसके अलावा यह भी है कि तीर्थ पुरोहित लोग जो है चारों जो पीठों के शंकराचार्य वर्तमान में हैं उनको भी इन शीतकालीन पूजा स्थलों में उस महोत्सव के दौरान आमंत्रित करेगा ताकि आने वाले भविष्य में अधिक से अधिक संख्या में तीर्थयात्री इन शीतकालीन पूजा स्थलों की ओर आ सकें। गंगोत्री में 6 महापूजा होती है और 6 महीना मुखबा में होती है, तो निश्चित तौर पे अगर सरकार हमारी पहल कर रही है, सरकार हमारा साथ दे रही है और पर्यटन सचिव ने भी कहा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे, तो निश्चित तौर पे ये यात्रा चलेगी। हमने एक बात और कही कि इस जो हमने रजिस्ट्रेशन हम कर रहे थे पहले उस समय, इस समय भी हमने जो यात्रा शुरू कर रहे हैं उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दीजिए और अपनी ऑनलाइन करवाइए इसको। तो रजिस्ट्रेशन आज 2 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, तो धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और लोग आएंगे। शहर को कूड़ेदान मुक्त करने की दिशा में नगर निगम की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि नगर निगम के डस्टबिन फ्री दून के तहत 31 जनवरी तक देहरादून शहर को पूरी तरह से डस्टबिन फ्री कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक नगर निगम ने शहर के 23 स्थानों से कूड़ेदान को पूरी तरह से हटा दिया है, जबकि कुछ जगह जो कूड़ेदान अभी बाकी हैं उन्हें जल्द ही हटा दिया जाएगा। बता दें कि हाल ही में नगर निगम को शासन ने 58 कूड़ा उठाने वाले वाहन दिए थे, जिन पर नगर आयुक्त का कहना है कि इन 58 नए वाहनों के आ जाने से डोर टू डोर कूड़ा उठाने में नगर निगम को अधिक मदद मिलेगी। हमने लक्ष्य रखा है इसमें 31 जनवरी 2024 का, और अभी तक 23 स्थानों से हमारे द्वारा हटाया भी जा चुका है। काफ़ी कुछ स्थान बचे हुए हैं, सबको एसेस कर रहे हैं हम एक एक करके, और जो लो हैंगिंग फ्रूट है पहले हम वहाँ से शुरुआत करते हुए जो टफेस्ट लोकेशन है उन पर बाद में जाते हुए 31 जनवरी तक इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी बेटी पर अश्लील टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया। मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और कमीशन फॉर वुमेन लीगल काउंसलर अनन्या सिंह ने पुलिस पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने मामले की पड़ताल कर पाया कि रामपुर के सहस्त्रधारा निवासी सानिध्य भट्ट द्वारा फेसबुक का फेक अकाउंट बनाकर ये पोस्ट की गई है, जिस पर IT, पोस्को और IPC की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला आयोग से एक लेटर आया था जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी फेसबुक ID बना के और विराट कोहली और उसकी बेटी के ऊपर कुछ टिप्पणी की गई थी। तो उसकी हमने जांच की, जांच करके ये पाया गया कि ये ID जो है जो सानिध्य भट्ट सन ऑफ गिरीश भट्ट जो शहजादा रोड रायपुर के रहने वाले हैं, उनके मोबाइल के द्वारा ये कंटेंट अपलोड किया गया था। तो इसमें जांच करते हुए पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा लिखा गया जो IT एक्ट, पॉक्सो और IPC की धाराओं में पंजीकृत हुआ। उसके बाद में प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये लड़का फर्जी ID बनाकर और जो है महिलाओं के ऊपर, विकलांगों के ऊपर और LGBT कम्युनिटी के ऊपर और इस तरह के जो कंटेंट है वो पहले से अपलोड करता रहता था। मूल निवास और स्थायी निवास का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां उत्तराखंड की जनता मूल निवास की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बयानबाजी करती दिख रही हैं। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मूल निवास और स्थायी निवास का जो विषय है उसका उद्देश्य सरकारी नियुक्तियों से है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जितनी नियुक्तियां राज्य स्थापना दिवस के बाद से हुई हैं, उतनी नियुक्तियां अकेले धामी सरकार में हुई हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि उत्तराखंड का जो मूल निवासी है वो मूल निवास की मांग कर रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? स्थायी निवास का परफेक्ट उद्देश्य सरकारी नियुक्तियों से है और मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले सरकारों में जो नियुक्तियां उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हुई उतनी ही नियुक्तियां अकेले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के टाइम पे हुई। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, उनमें से नॉन उत्तराखंडी किसकी नियुक्ति हुई?
मेरा प्रश्न है, जब टोटल उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उत्तराखंड में नियुक्तियां हो रही है, तो मूल निवास और स्थायी निवास जैसे मुद्दों को लाने का उद्देश्य क्या है, यह भी स्पष्ट करना चाहिए तथाकथित इन लोगों को जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास करें। उत्तराखंड के अंदर जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, उन सब नौकरियों में स्थानीय लोगों को ही वो नौकरियां मिल रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मूल निवास की बात करना क्या अपराध है क्या? इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जो उत्तराखंड का मूल निवासी है वो अपना मूल निवास मांग रहा है। सरकार को इसमें तय करना है कि वो मूल निवास देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है, या मूल निवास के अधिकार से वंचित करना चाहती है। जहां तक नियुक्तियों की बात है, वो चुनौती देके पूछ रहे हैं गैर उत्तराखंडी कौन भर्ती हैं? क्या ऋषिकेश एम्स में 600 भर्तियां राजस्थान की क्यों कर दी हैं? अभी भी इतने विभाग हैं, आउटसोर्सिंग से जो भी भर्ती हो रही है उसमें उत्तराखंड के मूल निवासी जो हैं उन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।